देखिए, पहली बात तो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो तमाम तर अपनी सॉफ्टनेस के बावजूद और अपने धीमेपन के बावजूद हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लड़ने के कायल रहे हैं अपनी सियासत में। और यही वजह है कि उन्होंने 4 आर्मी चीफ्स और 3 चीफ जस्टिस के साथ लड़ाई मोल ली और अपनी 3 हुकूमतें गंवा दी। तो एक तो ये कि ये पहली दफ़ा नहीं है जिस तरह खान साहब ने जनाब बाजवा के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी, पहले उससे मुफाद हासिल किया, फिर जब देखा कि वो आड़े आ रहे हैं तो उनके खिलाफ कैंपेन शुरू। ये हाल नवाज शरीफ का नहीं है। सो एंटी एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए या टफ स्टांस कह लीजिए, ये उनका हमेशा से रहा है। मिसालें ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले 2013 में नवाज शरीफ ने इलेक्शन इस नारे पर लड़ा था कि जनरल मुशर्रफ का एहतसाब होना चाहिए, और इसके लिए फिर उन्होंने उनके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गद्दारी का, याद है आपको। और फिर उनमें मुशर्रफ साहब को सजा भी हो गई, लेकिन चूंकि उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं थी, लिहाजा एक और अदालत से रिलीफ दिलवा के उनको बाहर भेज दिया गया। ये हमारे सामने हुआ, बिल्कुल हमारे सामने हुआ। अब ज़रा देखिए कि जनाब अब वो बात कर रहे हैं कुछ अरसे से 5 के टोले की, और 5 के टोले में कौन कौन है आपको मालूम है। जनरल बाजवा हैं, जनरल फैज़ हमीद हैं, साकिब निसार हैं, इमरान खान साहब हैं और आसिफ सईद खोसा साहब हैं। अब उन्होंने तब्दीली आ गई है, हाँ उसमें थोड़ी तब्दीली ज़रूर आई है, लेकिन उन्होंने उसमें एक और नाम ऐड कर लिया है, और वो है जस्टिस एजाजुल हसन का। इसके ऊपर बात करता हूँ, लेकिन एक हवाला और देना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि आपको याद होगा 20 अक्टूबर 2020 को गुजरांवाला में जो जलसा हुआ था, उसमें उन्होंने नाम लेके जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का कहा था कि आपको जवाब देना पड़ेगा अपनी करतूतों या अपने जो कुछ भी आपने किया है, जिसके बाद उनकी तकरीर पर पाबंदी लग गई थी। करेक्ट। उसके बाद उनका नाम लेना तक जो है वो मीडिया में मुमकिन नहीं था। सो मैं कहना ये चाह रहा था कि एक तो उनका स्टेडफास्टनेस का जो बयानिया है ये बिल्कुल भी नया नहीं है। मुश्किल ये है कि किसी फौजी जनरल का अव्वल तो ट्रायल होता नहीं है, और अगर एक दफ़ा ये मिसाल कायम हो गई तो फिर पाकिस्तान उन तमाम तर ताला आजमाओं से बचा रहेगा जो शब खून मारने के आदी हैं या ख्वाहिश रखते हैं। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? बिल्कुल समझ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो मैं एजाजुल हसन साहब का कह रहा था वो ये है कि अब नवाज शरीफ साहब ने 5 के टोले में से एक नाम माइनस कर दिया, क्योंकि इमरान खान तो ऑलमोस्ट अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे खड़े हैं। तो एजाजुल हसन साहब का नाम उन्होंने शामिल कर लिया। मुझे हैरत है कि क्या वो भूल गए हैं कि जो ज़ख्म उनको आसिफ सईद खोसा ने और साकिब निसार ने लगाए थे, क्या वो मुंदमिल हो गए हैं? क्या वो सी लिए हैं उन्होंने, इसलिए कि एजाजुल हसन आने वाले चीफ जस्टिस हैं? तो आपको लगता है कि दोबारा ये गलतियां दोहराने जा रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि वो इस गलती को दोहराने के मुतहम्मल हो सकते हैं। हाँ, अगर फौजी इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है तो फिर शायद ये वारदात हो सकती है, लेकिन मुनासिब ये होगा कि नवाज शरीफ साहब अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी कर लें। ठीक हो गया? अच्छा। अगली बात, कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि नवाज शरीफ साहब शायद वापस ही नहीं आना चाहते हैं। कहा जा रहा है, मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही है, और वो जवाज़ ये पेश कर रहे हैं कि वो इस नौइयत के मुतालबात कर रहे हैं या इस तरह का बयानिया बना रहे हैं कि उनको वापस आने से पहले ही रोक दिया जाए। ये तो हो गई जनाब बात उनके स्टेडफास्ट होने की और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए की, तो ये नई बात नहीं है। अब आ जाइए जनाब कि जो दोनों बड़ी पार्टियों के बीच चल रहा है। इतलात ये हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा है कि वो आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और बेनज़ीर पर तनकीद ना करें। और ये हवाला इसलिए है कि चौधरी तनवीर और हनीफ अब्बासी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने बहुत कुछ अनगार्डेड बोला था। इसी तरह की तरह ये भी इसके बाद इनके जो सियासी बयानात हैं वो फिर क्या थोड़ा सा मुख्तलिफ होंगे यकीनी तौर पर। मैं ये नहीं कह रहा कि ख़त्म हो जाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर आसिफ जरदारी साहब ने इसी किस्म की हिदायत अपने पार्टी के लोगों को भी दी है कि वो भी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के ऊपर ज़बान खोलने से ज़रा बाज रहे। मेरे ख्याल से अगर इसके ऊपर अमल हो जाए तो ये एक अच्छा ओमन होगा पाकिस्तान की सियासत के लिए। लेकिन चूंकि ये दोनों मेन स्ट्रीम स्टेक होल्डर हैं, बड़ी पार्टियां हैं दोनों, इसलिए इलेक्शनियरिंग में थोड़ी सी लूज ज़बान कह लीजिए आप, या थोड़ी सी हार्श बातें जो हैं वो होती रहती हैं और वो होती रहेंगी। मेरा नहीं ख्याल कि वो ख़त्म होने जा रही है। ठीक हो गया जी। अब आ जाइए जनाब, अगली बात आपने की कि जो इलेक्शन साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन नहीं बुखारी साहब, एक मेरा सवाल और है जो अभी नून लीग के बयानिए से मुतालिक
कि नून लीग जो बयानियां बना रही है, आपको क्या लग रहा है कि इतनी सारी महंगाई का जो ये रोना है और महंगाई के इतने ज़्यादा आवाम पर बोझ है, इसके बाद क्या ये नारा जो है वो इस नारे के साथ कमबैक कर सकेंगे? और ये तो अब पीटीआई ने ये नारा अडॉप्ट कर लिया पिछले 1.5 साल से। देखिए, गुजारिश ये है कि वो मेरे ख्याल से वो उसी नारे को वापस लिया है नून लीग ने। तो वापस लेने के बाद इसके नतीजे क्या निकलेंगे? जैसा मैंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ज़ाते खुद और उनकी पार्टी जाने जाते हैं इस तरह का बयानियाँ रखने के लिए। आप नताइज के हवाले से पूछ रहे हैं कि इसके नतीजा क्या निकलेगा। मैंने तो बड़े साफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर फौजी इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं है या कम से कम उनके ख़िलाफ़ नहीं है तो शायद ये बयानियाँ जो है ये नताइज हासिल कर ले। लेकिन इस मुल्क की साइकी ये है कि जो वोटर है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी अमेरिकन स्टांस को, बयानिए को हमेशा पजीराई देता है और बाई करता है। तो उस एतबार से इसकी अपने प्लसेस हैं, माइनसेस भी हैं, मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन इसके अपने प्लसेस। लेकिन अब देखिए ना, अब सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया के बाद हमने देखा कि अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब एक बयानिया बना रहे हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया उन्होंने बनाया, उसके बाद बैकफुट पे आए। फिर आपको पता है कि वो एक्सटेंशन वाले मामले में फिर जनरल बाजवा के साथ खड़े हुए थे। उसके बाद फिर आप एक बयानिया वोट को इज्जत दो वाला चलाते हैं, उसके बाद फिर बैकफुट पे आ जाते हैं। मतलब ये जब बैकफुट पे आ जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि आवाम इतनी अवेयर हो चुकी है कि अब ये बाय नहीं होगा, या आप समझते हैं कि अभी भी ये बाय हो सकता है? देखें, मैंने कहा कि ये नारा हमेशा के लिए ताज़ा है पाकिस्तान में। नवाज शरीफ साहब ने जहाँ इससे इज्तनाब किया या थोड़ा सा बैकफुट पर गया, जैसे आप कह रही हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आप उन हालात में जाएं वापस जब उनको निकाला गया था, तो आपको ये समझ आएगी कि वो खामोशी जो है मानी खेज ज़रूर थी, लेकिन ऑब्जेक्टिवली अगर आप उसको देखें तो वो वक्त की ज़रूरत थी कि वो थोड़ा सा रिलैक्स करें ताकि उनकी पार्टी को एलिमिनेट होने से बचाया जाए, जो ख़तरा आज पीटीआई को है। ठीक, खान साहब अगर हदूद क्रॉस कर गए हैं ना, अनफॉर्चुनेटली, यानी उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स, यानी ये तो बयानात की बात हम कर रहे हैं ना। नवाज शरीफ ने 9 मई तो नहीं किया हुआ ना। 9 मई का बोझ उठाना बहुत मुश्किल है, वो कोई भी दूसरी पार्टी नहीं उठा सकती। तो बयानिए की हद तक तो बात समझ में आती है, लेकिन चढ़ दौड़ना और दिफाई तनसीबात के ऊपर हमलावर हो जाना ये कोई दूसरी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से आ जाए कमर दिलशाद साहब। कमर दिलशाद साहब ने तो बड़ा ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा 30 नवंबर तक जो है वो हल्का। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, उन्होंने डेट्स, स्पेसिफिक डेट्स दे दी हैं। एक बात तो ये कि कमर दिलशाद साहब को हमें इसलिए थोड़ा सा रिलायबल और क्रेडिबल समझना चाहिए बिकॉज ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन एज ए सेक्रेटरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन। वो अब चूँकि एडवाइज़र, यानी मामले खसूसी कह लीजिए या एडवाइज़र कह लीजिए, वो है, मशीर हैं, तो उनकी बात जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ चूँकि इन टच है, इलेक्शन कमीशन के साथ उनकी मुशावरत चलती रहती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये डेट्स जो उन्होंने दी हैं ये काफ़ी क्रेडिबल डेट्स हैं। ठीक, तो इलेक्शन कमीशन ने क्यों इनका ऐलान नहीं किया? वो तो फॉर्मल ऐलान होगा ना, उसके साथ तो फिर बहुत सारी होंगी ना। वोटर लिस्टें तो खैर इन्होंने जारी कर दी हैं, वो हल्का बंदियाँ होंगी, DROs ROs के नाम होंगे, स्टाफ की ट्रेनिंग होगी, तो बहुत सारा एक इकट्ठी पैकेज आएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिबल है। और जैसा उन्होंने कहा है कि 30 नवंबर को हल्का बंदी और इंतखाबी फरिश्तों का गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक है। अगर इसी तरह होता है तो फिर हम इलेक्शन अगर जनवरी में नहीं किसी वजह से, तो यकीनी तौर पे फरवरी में देख रहे हैं।